हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बनिक कार्बन तथा इनके यौगिक। कार्बन तथा इनके यौगिक चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम कार्बन के साथ बनने वाले यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करेंगे कार्बन है क्या चीज, कार्बन कहाँ पाया जाता है और किस अवस्था में पाया जाता है, इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक हमें याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कार्बन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो यौगिक बनेगा, यहाँ पे यौगिक शब्द आया है, यौगिक जो बनेगा वो कार्बन से मिलकर के बनेगा यौगिक, कार्बन के साथ मिलकर के बनेगा यौगिक। और कौन मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, आदि तत्व मिलकर के कार्बनिक यौगिक का निर्माण करेगा। तो इसमें हम कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 में आप जो कार्बन तथा इनके यौगिक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, यह हमारे 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 में केमिस्ट्री सेकेंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री सेकेंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये शॉर्टकट में लिखे हैं। केमिस्ट्री सेकेंड जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप गहराइयों से अध्ययन करिए, इसके एक एक पॉइंट के बारे में अध्ययन कीजिए, क्योंकि जो केमिस्ट्री 12 का है वो पूरा का पूरा चैप्टर, जितने चैप्टर हैं केमिस्ट्री सेकेंड में, पूरा चैप्टर आप क्लास 10 में जो पढ़ेंगे हेडिंग में, वहाँ पढ़ेंगे आप चैप्टर में। जो आप हेडिंग में यहाँ पढ़ेंगे वही चीज़ आप जा कर के क्लास 11 और 12 में चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी सेकेंड केमिस्ट्री में। सेकेंड केमिस्ट्री में आप चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें अगर आप इस चीज़ को नहीं पढ़ पाए तो क्लास 12 में आप केमिस्ट्री सेकेंड बहुत ही कम समझ में आएगा। बाद में कहोगे सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है केमिस्ट्री सेकेंड, क्या करें इसके लिए, कैसे हमें केमिस्ट्री सेकेंड समझ में आए। तो जब क्लास 10 में आप इस चैप्टर को मिस कर दिए हो तो कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को और इस चैप्टर को शुरू से लेकर के अंत तक आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन एवं उनके यौगिक। तो उनके यौगिक के बारे में हमारा पहला पॉइंट जाकर निकल रहा है क्या? पहला पॉइंट हमारा है कार्बन अधातु है। कौन सा तत्व है? कार्बन अधातु है। कार्बन अधातु है और इसका प्रतीक सी है। इसका प्रतीक क्या है? सी है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या दूसरे पॉइंट में से देखेंगे। कार्बन भूपर्पटी, ठीक है, कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02%, कितना, क्या कह रहा है? कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.2%, 0.02% तथा वायुमंडल में
0.03%। वायुमंडल में कितना? 0.03% उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। तीसरे पॉइंट में जानेंगे कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। हमने 2 पॉइंट यहाँ पे जाना, क्या? कार्बन अधातु है, कार्बन का प्रतीक सी होता है। और दूसरे पॉइंट में हमने जाना क्या? कार्बन भूपर्पटी खनिजों के रूप में, कार्बन भूपर्पटी खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तो इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है कार्बन? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। तीसरे पॉइंट में जानेंगे हम सभी सजीवों में, किसमें? सभी सजीवों का मतलब जिसमें जान हो, जिसमें जो क्रिया करते हैं, जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को त्यागते हैं, यानी जो श्वसन करते हैं उसे सजीव कहते हैं। और पौधों तथा जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों से बना होता है। क्या है? सभी सजीवों, पौधों तथा जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक से बना होता है। ये इतनी बात क्लियर हो गई। क्या हमने बताया कि कार्बन अधातु है। पहले पॉइंट में क्या पढ़े? कार्बन अधातु है। क्यों है? अब इसी के बाद हम बताने वाले हैं कि कार्बन अधातु क्यों है। और कार्बन का प्रतीक सी है, कार्बन को सी से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। तीसरे पॉइंट में सभी सजीवों, जो क्रिया करते हैं उसे सजीव कहते हैं। सजीवों, पौधों तथा जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन यौगिक से बना होता है। अब जानेंगे हम कार्बन में आबंधन। कार्बन में आबंध और सहसंयोजी बंध। कार्बन में आबंध जानेंगे और सहसंयोजी बंध जानेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब देखते हैं कार्बन में आबंध या सहसंयोजी बंध। कार्बन में आबंध कैसा होता है, कार्बन में कौन सा बंध लगता है, कौन सा बंध नहीं लगता है, उसके बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं जब धातु धातु की क्रिया होती है और धातु और अधातु की क्रिया होती है तो कौन सा बंध लगता है उसमें,
कौन सा बंध लगता है वो जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कार्बन में आबंध और सहसंयोजी बंध के बारे में। जब ये जान जाएंगे तो हमें वो भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बंध लगता है। यानी कि हम बंध के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? बंध के बारे में। बंध के बारे में जानते हैं, जैसे कि धातु परमाणु, धातु परमाणु और अधातु परमाणु आपस में मिलेगा तो कौन सा बंध लगता है? अधातु परमाणु। अधातु परमाणु जब आपस में क्रिया करके बनाते हैं तो कौन सा बंध बनाएगा? आयनिक बंध बनाएगा। आयनिक बंध क्यों? क्योंकि धातु जो होता है धन आयन बनाता है और अधातु जो होता है वो ऋण आयन बनाता है। तो इन दोनों के बीच कौन सा बंध लगेगा? आयन है ना, तो आयनिक बंध हो जाएगा। कौन सा बंध? आयनिक बंध। आयनिक बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहेंगे? संयोजी बंध। संयोजी बंध भी कहते हैं। संयोजी बंध क्यों कहेंगे? क्योंकि धातु और अधातु के बीच में जो बंध लगता है उसे संयोजी बंध, यानी कि एक दूसरे को बैलेंस करता है। एक दूसरे को क्या करेगा? बैलेंस करेगा, तो उसे संयोजी बंध भी कहते हैं, या आयनिक बंध कहेंगे, या तो विद्युत आयनिक बंध कहेंगे। क्या? विद्युत आयनिक बंध भी कहते हैं। विद्युत आयनिक बंध, ये भी तीन रूपों में से देखते हैं। क्या? आयनिक बंध। अब एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको दिखाते हैं। जैसे सोडियम लिया, सोडियम क्या है? धातु है। क्लोरीन लिया, अधातु है। दोनों क्या है? आयन के रूप में है। सोडियम और क्लोरीन दोनों आयन के रूप में है, तो दोनों के बीच क्या लगेगा? आयनिक बंध कह सकते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव। अगर आयन लगा है तो आयनिक बंध, या तो यही चीज हम किस में लिख दें? NaCl के रूप में। तो ये हमारा हो गया। ये जो बीच में लगा है इसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, या संयोजी बंध, संयोजी बंध कहेंगे। आयन है तो आयनिक बंध, बीच में जो बॉन्ड लगा है इसे संयोजी बंध कहेंगे। अब संयोजी बंध हो गया। अब विद्युत आयनिक बंध कैसे आया? आयनिक तो हमारा इसी शब्द से आ गया, आयन से। अब विद्युत क्यों लगा? क्योंकि जो विद्युत होते हैं, विद्युत आवेश होते हैं, उसमें दो आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश होता है, जिस कारण से हम विद्युत आयनिक बंध भी कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखते हैं अगला हम पॉइंट। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया बंध के रूप में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम अधातु और अधातु। अधातु परमाणु प्लस अधातु परमाणु, इसके बीच क्या बनेगा? ये भी बनेगा अधातु परमाणु बनेगा। क्या बनेगा? अधातु परमाणु बनाएगा। ध्यान से देखिए कौन सा बंध लगेगा, जल्दी से कमेंट करिए। अधातु परमाणु और अधातु परमाणु ये दोनों जब मिलता है आपस में तो इसमें भी सहसंयोजी बंध लगता है। कौन सा? सहसंयोजी बंध लगेगा। कौन सा लगेगा? सहसंयोजी बंध या साझेदारी। क्या? साझेदारी भी कह सकते हैं। साझेदारी बंध, सहसंयोजी बंध या साझेदारी बंध। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे क्लोरीन है प्लस क्लोरीन है, दोनों क्या है? अधातु है। इसमें आयन नहीं आया है, इसमें आयन नहीं है, इसलिए आयनिक बंध इसमें नहीं लगेगा। अधातु परमाणु है क्लोरीन और अधातु परमाणु ये भी है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो इसके बीच कौन सा बंध लगा? सहसंयोजी बंध।
और साझेदारी कैसे लगा, कार्बन क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगला हमारा क्या है, फिर से क्लोरीन ही है, इसमें भी 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाह्यतम कोश में। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, साझेदारी करके आपस में बैलेंस कर लेते हैं, तो साझेदारी हो गया। अब अगला हमारा आता है क्या, जब धातु और धातु क्रिया करेगा। तीसरा, धातु परमाणु प्लस धातु परमाणु, इसके बीच धात्विक बंध लगेगा। कौन सा, धात्विक बंध। क्यों यहां लगा धात्विक बंध, क्योंकि धातु है, धातु धातु जब मिलेगा तो धात्विक बंध उसे कहेंगे, क्योंकि धातुओं के बीच जो बंध लगता है उसे धात्विक बंध कहेंगे, क्योंकि धातु के बीच लग रहा है, इसलिए शब्द ले रहे हैं क्या, धात्विक बंध। कौन सा, धात्विक बंध, धात्विक बंध लगेगा। धात्विक बंध भी कह सकते हैं या साझेदारी से भी कह सकते हैं, साझेदारी बंध, साझेदारी बंध। एग्जाम्पल, सोडियम प्लस सोडियम, जब दोनों आपस में मिलेगा तो बना लेगा सोडियम, 2 सोडियम, 2 सोडियम बना, एक सोडियम दोनों बन गया क्या, 2 सोडियम। इसे या में हम देखते हैं क्या, यन्ने और यन्ने। अब इसके बीच जो ये बंध लग रहा है जिसे कहेंगे सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध या साझेदारी बंध। धात्विक बंध तो हो गया, साझेदारी भी हो गया, इसमें सहसंयोजी बंध भी लगेगा। सहसंयोजी बंध। अब देखिए कैसे, अब यहां पे जो बंध लगा है, धात्विक बंध हमारा कैसे आया, ये धात्विक बंध हो गया, क्योंकि धातु दो धातु आपस में मिले तो धात्विक बंध हो गया। अब इसके बीच जो बंध लग रहा है उससे साझेदारी तो कह नहीं सकते, अभी क्लियर कह नहीं सकते, क्योंकि कैसे साझेदारी होगा उसे संरचना बनाकर बताने वाले हैं। इसे कह सकते हैं, इसे क्या, सहसंयोजी बंध कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को बैलेंस करने का काम करेगा। अब साझेदारी कैसे होगा, साझेदारी होगा हमारा, यहां पे देखते हैं, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्यतम कोश में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से साझेदारी कर लेंगे, ये इसको देगा ये इसको देगा, दोनों को एक दूसरे को दे करके साझेदारी कर लेगा, जिसे साझेदारी बंध कह सकते हैं या सहसंयोजी बंध कह सकते हैं या धात्विक बंध कह सकते हैं। बंध के बारे में आप जान गए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब देखते हैं क्या, कार्बन में बंध, कार्बन में आबंधन, आबंध देखते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, और कार्बन का आबंध अगली वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए अगले वीडियो में हम कार्बन का आबंध लेकर के आने वाले हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।